गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने कैंसर के दूसरे टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिम्फोमा, यानी कि उसका दूसरा नाम क्या रहेगा, हॉजकिन डिसीज भी उसे बोला जाता है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं उसका मीनिंग। तो फर्स्ट वन इज द लिम्फोमा। तो लिम्फोमा है क्या वो सीख लेते हैं पहले। लिम्फोमा इज ए ब्रॉड टर्म ऑफ द कैंसर that begins into the cell of the lymph system। पता चला स्टूडेंट, लिम्फोमा क्या है। इट इज द ब्रॉड टर्म फॉर द कैंसर, लॉन्ग टाइम के लिए कैंसर का डिजीज है। दैट बिगिंस इनटू द, कहां से शुरू होता है स्टूडेंट, इट इज स्टार्ट इनटू द सेल्स ऑफ द लिम्फ सिस्टम। जो भी लिम्फ सिस्टम के सेल होते हैं वहां से वो डिजीज स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वन इज द डिजीज यूजुअली इन्वॉल्व्स। डिजीज में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो याद रखिए स्टूडेंट, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, स्प्लीन एंड द लास्ट वन इज द बोन मैरो एंड इट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रीड-स्टर्नबर्ग सेल इनटू द नोड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से सेल की बात कर रहा हूं मैं, रीड-स्टर्नबर्ग सेल इनटू द लिम्फ नोड। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंस रहेगी रीड-स्टर्नबर्ग सेल इनटू द नोड्स के अंदर, तो हम इजीली बोल सकते हैं इट्स द टाइप्स ऑफ द कैंसर। किसका कैंसर होगा, लिम्फोमा का कैंसर होगा। नेक्स्ट वन इज द लिम्फोमा क्लासिफाई एज द, लिम्फोमा के दो क्लासिफिकेशन रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे, हॉजकिंस एंड द सेकंड वन इज द कौन सा आएगा, नॉन हॉजकिंस। और डिपेंड किस पे रहेगा, इट इज द डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट। पता चला, लिम्फोमा के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है हमने। तो कौन से आएंगे, दो आएंगे। कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट वन इज द हॉजकिंस, दूसरा कौन सा आएगा, नॉन हॉजकिंस। दो आते हैं, कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट, हॉजकिंस और दूसरा कौन सा आएगा, नॉन हॉजकिंस। डिपेंडिंग किस पे रहेगा, सेल के टाइप्स पर रहेगा। और वो कैरेक्टराइज बाय किससे होता है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट, इट्स द टाइप्स ऑफ द डब्ल्यूबीसी। तो पता चला, फिर से हम बोलते हैं लिम्फोमा क्या है, इट इज द ब्रॉड टर्म कैंसर का डिजीज है। कहां से शुरू होता है, लिम्फ सिस्टम से शुरू होता है। इन्वॉल्व क्या क्या चीजें होती है, लिम्फ नोड होती है, सेकंड वन इज द टॉन्सिल होती है, थर्ड वन इज द स्प्लीन होती है एंड द लास्ट वन इज द बोन मैरो होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, लिम्स हमारी नोड्स के अंदर रीड-स्टर्नबर्ग नाम के सेल प्रेजेंट रहते हैं। लिम्फोमा की क्लासिफिकेशन बताइए, दो होती है, कौन कौन सी, हॉजकिन एंड द सेकंड वन इज द नॉन हॉजकिन होती है। डिपेंड किस पर रहती है, सेल के टाइप्स पर। कैरेक्टराइज्ड बाय द क्या हो गई है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का क्या होगा, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होने की वजह से। नेक्स्ट वन इज द हॉजकिन डिजीज इज द मैलिगेंसी ऑफ द लिम्फ नोड। मैंने अभी बताया था किसकी मैलिगेंसी रहेगी, लिम्फ नोड की। दैट ओरिजिनेट, कहां से ओरिजिनेट होती है, सिंगल लिम्फ नोड से ओरिजिनेट होती है, या फिर कहां से होती है, चेन ऑफ द नोड, यानी कि एक लिम्फ नोड से भी ओरिजिनेट हो सकती है, या फिर एक से ज्यादा यानी कि चेन ऑफ लिम्फ नोड से वजह से भी हो सकती है ओरिजिनेटेड। तो फिर से पता चला हॉजकिन डिजीज है क्या, इट इज द मैलिगेंसी ऑफ द लिम्फ नोड। और ओरिजिनेट कहां से होती है, सिंगल लिम्फ नोड, और या क्या बोल सकते हैं उसे, चेन ऑफ द लिम्फ नोड। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन कोजेस। अब कोजेस के बारे में देख लेते हैं, उसका रीजन क्या है। तो फर्स्ट वन इज द वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। सेकंड वन इज द क्लाइंट ट्रीटेड विद द कॉम्बिनेशन केमोथेरेपी। कौन सी थेरेपी, फिर से बोल रहा हूँ, क्लाइंट इट इज द ट्रीट विद ए कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी दे रहे हो वो, फॉर द हॉजकिन डिसीज हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ द डेवलपिंग द एक्यूट ल्यूकेमिया एंड द नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। पता चला मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट जिसके ट्रीटमेंट किस कंडीशन में करेंगे, जब भी जिस पेशेंट को क्या हुआ है, हॉजकिन डिसीज हो रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, कीमोथेरेपी देते हैं कॉम्बिनेशन। तो उसमें क्या रिस्क रहेगा, रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्यूट ल्यूकेमिया होने की संभावना बढ़ जाएगी, और दूसरा क्या होने की संभावना बढ़ जाएगी, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होने की संभावना बढ़ जाती है। अमोंग द अदर सेकेंडरी मैलिगेंसी, यानी कि आगे बढ़ता ही जाता है। नेक्स्ट,
प्रोग्नोसिस किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट? ऑन द स्टेज ऑफ द डिसीज। किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द स्टेज ऑफ द डिसीज। नेक्स्ट, कैन अफेक्ट द एनी एज ग्रुप। कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन हाउएवर इट अपीरियर टू द पीक, यानी कि सबसे ज्यादा टीन एज में देखने को मिलेगा एंड यंग एडल्ट्स में देखने को मिलेगा। एंड एडल्ट्स में कब देखने को मिलेगा? 50 से लेके 60 की एज में हमें देखने को मिलेगा। तो पता चला फिर से कोशिश में क्या आएगा? वायरल इन्फेक्शन की वजह से। और ऐसा पेशेंट जिसको ट्रीटमेंट क्या चल रही है? कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी, उसकी डिसीज कंडीशन क्या रहेगी? हॉचिक डिसीज। उसमें क्या रहेगा? हैव हाई रिस्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ल्यूकेमिया एंड द नॉन हॉचकिंस लिम्फोमा होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज द प्रोग्नोसिस। किस पे डिपेंड करता है? तो किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट? स्टेज ऑफ द डिसीज में। अफेक्ट किसी भी एज ग्रुप में इफेक्ट हो सकता है, लेकिन पिक कहां पर रहेगा? टीनेज में और द यंग एडल्ट में रहेगा। और एडल्ट में कौन से साल में? 50 से लेकर 60 की एज में। चलिए फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? फीवर, चिल, टेकिकार्डिया, मैलाइस, फटीग एंड द वीकनेस। नेक्स्ट, नाइट स्वेट, लॉस ऑफ द एपेटाइट एंड द सिग्निफिकेंट वेट लॉस, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि डिक्रीज द क्या हो गया? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट? प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द एनलार्ज द लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड द लीवर। तीनों चीजें क्या हो जाएगी? एनलार्ज हो जाएगी। पॉजिटिव बायोप्सी ऑफ द लिम्फ नोड विद द सर्वाइकल नोड्स मोस्ट ऑफन द अफेक्टेड फर्स्ट। क्या करेंगे? बायोप्सी करेंगे। किसकी करेंगे स्टूडेंट? लिम्फ नोड की, जिसकी वजह से क्या होगा? विद द सर्वाइकल नोड्स मोस्ट ऑफन अफेक्टेड फर्स्ट, यानी कि कौन से जो लिम्फ नोड है अफेक्टेड हुए वो हमें इजीली दिखा जा सका। प्रेजेंस ऑफ द रीड स्टर्नबर्ग सेल इनटू द नोड्स, मैंने अभी बताया था। रीड स्टर्नबर्ग सेल किस में, किस डिजीज कंडीशन में प्रेजेंट रहेगी? याद रखना, लिम्फोमा की कंडीशन में। कौन से कंडीशन में? लिम्फोमा। देखो मैंने इमेज में दिखाया हुआ है नॉर्मल लिम्फोसाइट, ये रहा क्या है? नॉर्मल, ब्लू कलर का दिख रहा है। और देखिए रीड स्टर्नबर्ग सेल कैसा हो गया है? ब्लू के अंदर छोटा छोटा एक टॉपिक पॉइंट जैसा दिख रहा है, वो क्या है? रीड स्टर्नबर्ग सेल। नेक्स्ट, क्या करेंगे? पॉजिटिव कंप्यूटेड टोनोग्राफिक स्कैन ऑफ द लिवर एंड द स्प्लीन। क्या करेंगे? पॉजिटिव कंप्यूटेड टोनोग्राफी करेंगे। उसकी वजह से क्या हो सकता है? स्कैन इजीली हम कर सकते हैं। क्या स्कैन कर सकते हैं? लिवर और स्प्लीन को हम स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द पॉजिटिव एमिशन टोमोग्राफी टू स्टेज द डिजीज। याद रखना, क्या करेंगे? पॉजिटिव एमिशन और क्या करेंगे लास्ट में? टोमोग्राफी यानी कि पीईटी। उसका मीनिंग क्या क्या करेंगे? उसकी हेल्प से टू फाइंड आउट द स्टेज ऑफ द डिसीज, जैसे जो भी हमारा कैंसर है कौन से स्टेज में है वो इजीली हमने जानने के लिए हम क्या करेंगे? पीईटी करेंगे। आपका मन में क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट यू मीन बाय द पी? इट इज द टाइप ऑफ द न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोड्यूस दैट मेजर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसे मेजर करने का काम कौन करता है? पीईटी। और उसकी वजह से हम क्या जान सकते हैं? डिजीज कौन से स्टेज में है वो भी इजीली हम पता चला सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरवेंशन, वो तो आपको पता ही होगा। फॉर अर्लियर स्टेज यानी कि शुरुआत के जो स्टेज है, स्टेज 1 एंड द 2, विदाउट द मीडियास्टिनल नोड इन्वॉल्वमेंट। शुरुआत के 2 स्टेज में कौन इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता? मीडियास्टिनल नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? देयरफॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस इज द एक्सटेंसिव एक्सटर्नल रेडिएशन करेंगे। क्या करेंगे? एक्सटेंसिव एक्सटर्नल क्या करेंगे? रेडिएशन करेंगे ऑफ द इन्वॉल्व द लिम्फ नोड रीजन। क्या करेंगे? लिम्फ नोड का जो रीजन है उसमें हम ये चीज करेंगे। तो पता चला अर्लियर स्टेज यानी कि उसमें क्या मीडियास्टिनियम मोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगी स्टूडेंट? एक्सटेंसिव एक्सटर्नल रेडिएशन रहेगी। नेक्स्ट, विथ मोर एक्सटेंसिव डिजीज, यानी कि अगर डिजीज आगे बढ़ता रहता है, एक्सटेंसिव है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देन वी विल डू द रेडिएशन एंड द कीमोथेरेपी यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज द मॉनिटर फॉर द साइड इफेक्ट रिलेटेड टू कीमोथेरेपी और द रेडिएशन थेरेपी। जो भी साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी के रिलेटेड उसे हम मॉनिटर करेंगे। मेंटेन द ब्लीडिंग एंड द इन्फेक्शन प्रिकॉशन, जो भी ब्लीडिंग है और इन्फेक्शन के प्रिकॉशन को हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट वन इज द डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेरिलिटी विद द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी और द रेडिएशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पेशेंट को ये बात समझानी जरूर पड़ेगी। जो भी पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं उस पेशेंट में क्या होने की संभावना बढ़ जाती है?
स्टेरिलिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म द क्लाइंट ऑफ द फर्टिलिटी ऑप्शन कंडीशन में क्या देंगे, स्पर्म बैंकिंग के बारे में हमें बता देना चाहिए, यानी कि स्टोरेज ऑफ द स्पर्म इन केस ऑफ द कंडीशन ऑफ द स्टेरिलिटी। तो पता चला, डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेरिलिटी विद द क्लाइंट when who is the client receiving the chemotherapy or the radiation therapy. That's why we inform the client of the fertility options such as the sperm banking. So I hope you will be better understand for this topic. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिसीज कंडीशन अब पढ़ लेते। मैंने पिछले लेक्चर में भी 3 छोटे छोटे टॉपिक को मैंने कवर किया था। आज के लेक्चर में भी मैं 2 छोटे छोटे टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। पहला हमने पढ़ लिया था, अब दूसरा कौन सा आएगा, मल्टीपल माइलोमा। पहला हमें क्या पढ़ा स्टूडेंट, लिम्फोमा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अनदर डिसीज कंडीशन, व्हिच वन, मल्टीपल मायोलोमा। तो अब मीनिंग देख लेते हैं। इट इज द मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल विद इन द बोन। बोन के अंदर क्या हो जाता है, प्रोलिफरेशन हो जाएगा, किस सेल का, प्लाज्मा सेल का। तो इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल मायोलोमा के नाम से जाने जाता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव नंबर। एक्सेसिव का मीनिंग क्या, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ द एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल। जो भी प्लाज्मा सेल होते हैं उसके नंबर बढ़ जाएंगे, एक्सेसिव नंबर। और वो नॉर्मल रहेगा या एबनॉर्मल, तो याद रखना इट इज द एबनॉर्मल सेल। इनवेड, इनवेड यानी कि चला जाएगा, कहां पर चला जाएगा, बोन मैरो में चला जाएगा। एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द बोन, बोन मैरो में चला जाएगा और क्या कर देगा, बोन को डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट, इन्वेजन ऑफ द लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड द लिवर अकर्स, यानी कि कहां कहां भी जाने की संभावना बढ़ जाती है, लिम्फ नोड में भी चला जाता है, स्प्लीन में भी चला जाता है और फिर लिवर में भी चला जाता है। तो पता चला मल्टीपल मायोलोमा के बारे में एक बार फिर से बता रहा हूँ। उसके पहले लिम्फोमा क्लियर हो गया ना, आई होप सबको पता चल गया होगा। 2 टाइप्स आएंगे, कौन कौन से, हॉजकिन एंड द सेकंड वन इज द नॉन हॉजकिन। अब और लिम्फोमा में कौन से प्रोटीन थे, रिस्टनबर्ग प्रेजेंट थे। अब मल्टीपल मायोलोमा, उसमें क्या रहता है, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन रहेगा, किसका, प्लाज्मा सेल का विद इन द बोन, यानी कि प्लाज्मा सेल का क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एक्सेसिव नंबर ऑफ द एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल, जो भी प्लाज्मा सेल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एबनॉर्मल रहेंगे। एंड द सेकंड वन इज द इन्वेड, यानी कि अंदर जाएंगे, कहां पे, बोन मैरो में, और क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय द बोन, बोन को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद इन्वेजन, यानी कि अंदर कहां जा सकते हैं, लिम्फ नोड में जा सकते हैं, स्प्लीन में जा सकते हैं, एंड द लास्ट वन इज द लिवर्स में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, द एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल, एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और प्रोड्यूस क्या कर देंगे, एबनॉर्मल एंटीबॉडी बना देंगे, यानी कि मायोलोमा प्रोटीन बना देंगे। क्या बना देंगे, मायोलोमा प्रोटीन बना देंगे, या फिर उसका दूसरा नाम क्या रहेगा, बेंज जोन्स प्रोटीन। ये बात पूरी माइंड में फिट कर दीजिए। मैंने 2 बातें आज सिखाई है, रिस्टनबर्ग और दूसरा कौन सा रहेगा, बेंज जोन्स प्रोटीन। अब ये याद रखना, बेंज जोन्स प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो कहां पर प्रेजेंट रहता है, कौन से कंडीशन में, याद रखना, मल्टीपल मायोलोमा। उसमें क्या रहता है, जो भी एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देंगे एबनॉर्मल, या फिर प्रोटीन प्रोड्यूस कर देंगे, और प्रोटीन का नाम क्या रहेगा, बेंज जोन्स प्रोटीन। वो फाउंड कहां पर प्रेजेंट जाए होगा, ब्लड और हमारी बॉडी के यूरिन के अंदर। नेक्स्ट वन इज द मल्टीपल मायोलोमा कोजिस। मल्टीपल मायोलोमा की वजह से क्या होता है, डिक्रीज द प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसका, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड द एंटीबॉडीज, एंड इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ द यूरिक एसिड एंड द कैल्शियम विच कैन लीड टू द किडनी फेलियर। उसकी वजह से क्या हो सकता है, किडनी फेलियर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो पता चला मल्टीपल मायोलोमा की वजह से क्या होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन, क्या हो जाएगा, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एंड एंटीबॉडीज, ये दोनों का भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, लेवल ऑफ इंक्रीज किसका बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड का एंड द कैल्शियम का, और उसकी वजह से क्या होने की संभावना हो जाती है, किडनी फेलियर। ये बात, छोटी छोटी बात बहुत याद रखनी पड़ती है। मल्टीपल मायोलोमा में क्या होता है, तो जो प्लाज्मा सेल है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नॉर्मल या एब्नॉर्मल स्टूडेंट, एब्नॉर्मल। उसकी वजह से क्या होता है, बोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट,
अब एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल क्या बना देती है, एक एंटीबॉडी बना देती है, और प्रोटीन का नाम क्या रहेगा, बैंक्स प्रोटीन। कहां पर प्रेजेंट रहेगा, ब्लड एंड यूरिन में प्रेजेंट रहेगा। मल्टीपल मायोलोमा की वजह से क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडीज एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ द यूरिक एसिड एंड द कैल्शियम विच कैन लीड टू द किडनी फेलियर। नेक्स्ट, the disease typically develop the slowly and the causes is the unknown। जो disease develop कैसा रहता है, slowly, और जो causes है वो क्या है, अभी तक unknown है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर। अब ये रिस्क फैक्टर में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस एक बार पढ़ लेते हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है वन बाय वन। तो पहले पॉइंट, डायग्नोसिस मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अंडर अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस MGUS। ये पहले तो माइंड में फिट कर दीजिए, MGUS क्या होगा। MGUS मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ द अंडर अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। इट इज द कैरेक्टराइज, यानी कि कैसे होता है, बाय द प्रेजेंस ऑफ द मोनोक्लोनल para protein into the blood without the any types of the characteristic and the organ damage। सेम कहां पर देखने को मिलेगा, मल्टीपल माइलोमा। पता चला ये क्या है। तो अब इजीली याद रखिए, MGUS यानी कि मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ द अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। इट इज द कैरेक्टराइज बाय, यानी कि कैसे, बाय द प्रेजेंस ऑफ द, कौन प्रेजेंट रहेगा, मोनोक्लोनल पैरा प्रोटीन। कहां पर, ब्लड के अंदर। कोई कैरेक्टरिस्टिक देखेगा, नहीं सर। कोई ऑर्गन डैमेज देखने को मिलेगा, नहीं सर। उसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल मायोलोमा। तो जब भी आपको पूछे तो ये बात याद रखनी पड़ेगी। मल्टीपल मायोलोमा में कौन सा प्रोटीन, मैंने अभी बताया बेंस जोन्स प्रोटीन, लेकिन उसका कैसे पता चलेगा कि क्या प्रेजेंट होगा, कौन सा प्रोटीन, मोनोक्लोनल प्रेरा प्रोटीन। कहां पर होगा, ब्लड में होगा। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा और कोई डैमेज नहीं होगा, और उसे क्या नाम दिया गया, MGUS यानी कि मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ द अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। MGUS कैसा है, इट इज द मोर कॉमन इन द ओल्डर एज ग्रुप एंड हैज द रिस्क फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द मायोलोमा द 1% ऑफ द ईयर, यानी कि उसकी वजह से ग्रेटर चांसेस, यानी कि रिस्क रहेगा। क्या रहेगा, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, पता चला ना आपको। नेक्स्ट, असेसमेंट यानी कि साइन एंड सिंड्रोम कौन सी आएगी, बोन पेन स्पेशली कहां पर, रिब्स, स्पाइन एंड द पेल्विस, वीकनेस एंड फटिग देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, एनीमिया। यूरिन एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कौन सी प्रोटीन रहेगी, बेंस जोन्स प्रोटीन यूरिया। कौन सी आएगी, बेंस जोन्स प्रोटीन यूरिया। एंड एलिवेटेड, कौन सा एलिवेटेड लेवल होगा, टोटल सीरम प्रोटीन लेवल। कौन सा लेवल, टोटल सीरम प्रोटीन लेवल। Osteoporosis, what do you mean by the osteoporosis, the bone loss and the development of the pathological fracture। तो याद रखना, बोन क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, एंड डेवलपमेंट क्या कर देंगे, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड द क्या होगा, ल्यूकोपेनिया होगा, यानी कि WBC रिडक्शन हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एलिवेटेड कैल्शियम एंड द यूरिक एसिड लेवल एंड द किडनी फेलियर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया, elevated calcium level, uric acid level, and the last one is the kidney failure। तो पता चला, रिस्क फैक्टर में मैं फिर से समझा रहा हूँ, कौन सा देखने को मिलेगा, याद रखना, MGUS। और कैसे प्रेजेंट रहता है, उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, मोनोक्लोनल पैरा प्रोटीन रहेगा, वो ब्लड में रहेगा, विदाउट कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखेगा, या ऑर्गन डैमेज में देखने को मिलेगा। और वो कहां पर होगा, मल्टीपल माइलोमा के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ, किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, सॉरी किस बच्चों में देखने को मिलेगा, ओल्डर एज ग्रुप में। और रिस्क कहां पर रहेगा, तो प्रोग्रेशन ऑफ द माइलोमा ऑफ द 1% पर ईयर। असेसमेंट में तो आपने मैंने बताया था वही है, बेंस जोन्स प्रोटीन देखने को मिलेगा, सीरम प्रोटीन लेवल, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकेमिया एटसेट्रा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन एंड पैराप्लेजिया। अब क्या आएगा, कंटिन्यू में स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, एंड द सेकंड वन इज द पैराप्लेजिया। बोन मैरो एस्पिरेशन, अब क्या करेंगे, बोन मैरो एस्पिरेशन करेंगे तो क्या शो होगा, एस्पिरेशन शो द एब्नॉर्मल नंबर ऑफ द इमैच्योर प्लाज्मा सेल। हमें कैसे पता चलेगा कि प्लाज्मा सेल इमैच्योर है,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोन मैरो एस्पिरेशन करेगा। और एस्पिरेशन में हम इजीली क्या देख सकते हैं, एब्नॉर्मल नंबर ऑफ द इमैच्योर प्लाज्मा सेल। गॉट इट स्टूडेंट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने एक नोट लिख के लिखा हुआ है, याद रखिए। द क्लाइंट विद द मल्टीपल माइलोमा, जो भी पेशेंट है मल्टीपल माइलोमा का, उसे क्या रिस्क रहेगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये बात पूरी मगज में फिट कर दीजिए। जो भी पेशेंट है किसका, मल्टीपल माइलोमा का, उसे किस बात का रिस्क रहेगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का रिस्क रहेगा। कौन सा रहेगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का रिस्क रहेगा। उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, skeletal support during the moving, turning and ambulating, यानी कि कहीं ले जा रहे हो या फिर कहीं घुमाने, या फिर ambulating यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। then we provide the skeletal support and provide the hazard free environment, कुछ अच्छा environment हम उसे देना चाहिए। तो पता चला स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, पैराप्लेजिया, बोन मैरो एस्पिरेट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, इमैच्योर प्लाज्मा सेल। जो भी पेशेंट रहेगा मल्टीपल माइलोमा का, वो किस में उसमें कॉम्प्लिकेशन में क्या रहेगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। दैट्स वाई हम क्या देंगे, स्केलेटल सपोर्ट देंगे। कब देंगे, मूविंग के टाइम, टर्निंग के टाइम या एम्बुलेटिंग के टाइम। इंटरवेंशन, नाउ वी डिस्कस इंटरवेंशन। तो पहले तो आपको पता ही होगा क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेट कीमोथेरापी एज प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट, प्रोवाइड द सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर देंगे टू कंट्रोल द सिम्टम एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, एंड द कंट्रोल द साइन एंड सिम्टम। स्पेशली किस में, बोन फ्रैक्चर, हाइपर कैल्शियमिया, किडनी फेलियर, एंड द लास्ट वन इज तो कौन आएगा, इन्फेक्शन। तो पता चला प्रोवाइड द सपोर्टिव केयर टू द कंट्रोल द सिम्टम एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। स्पेशली कौन से आएगी, बोन फ्रैक्चर, हाइपर कैल्शियमिया, किडनी फेलियर, एंड द लास्ट वन इज द इन्फेक्शन। मेंटेन क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रोपेनिक यानी कि डब्ल्यूबीसी लो है, एंड द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग का हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिकॉशन एज द नेसेसरी। हम दोनों के बारे में हम प्रिकॉशन करते रहेंगे। नेक्स्ट, मॉनिटर फॉर द साइन फॉर द ब्लीडिंग, इन्फेक्शन एंड द स्केलेटल फ्रैक्चर। ये सारे साइन हमें क्या करने पड़ेंगे, एक बार देखने चाहिए, देख लेने चाहिए कि कुछ है तो नहीं ना। नेक्स्ट वन इज द एनकरेज करेंगे, किसका एनकरेज करेंगे, कंजम्पशन ऑफ द एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ द फ्लूइड्स पर डे टू डिक्रीज द पोटेंशियल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरयूरिसेमिया, proteinuria, and encourage the additional fluid as indicated and the tolerate। तो पता चला उसका मेन ट्रीटमेंट क्या है, एटलीस्ट 2 लीटर तो हमें फ्लूइड देना ही चाहिए एवरीडे, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम है, हाइपर कैल्शियमिया, हाइपर यूरिसेमिया, प्रोटीनूरिया, ये सब कैसे हम दूर कर सकते हैं, ऐसे हम दूर कर सकते हैं। मॉनिटर फॉर द साइन फॉर द किडनी फेलियर, कलेक्ट द 24 आवर यूरिन एज द प्रिस्क्राइब। कलेक्शन किसका करेंगे, यूरिन का। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड एंड द डायूरेटिक्स। आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे एंड द डायूरेटिक एज प्रिस्क्राइब टू इंक्रीज द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम, यानी कि जो कैल्शियम रहता है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड को एडमिनिस्टर करेंगे एंड द डायूरेटिक को हम इंस्टॉल करेंगे। उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम का इजीली एक्सक्रीशन हो जाएगा। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज द प्रिस्क्राइब फॉर द एनीमिया, एनीमिया के वजह से हमें क्या देना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर द एनाल्जेसिक, क्या देंगे हम, एनाल्जेसिक देंगे एज द प्रिस्क्राइब एंड प्रोवाइड द नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापी टू कंट्रोल द पेन। तो क्या देंगे हम, प्रोवाइड द नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापी देंगे। कौन से देंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल। लास्ट वन इज द एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब फॉर द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के लिए हमें कौन सी ड्रग देनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। तो फिर से बोल रहा हूँ, कौन कौन से साइन को मॉनिटर करेंगे, ब्लीडिंग के, इन्फेक्शन के, स्केलेटल फ्रैक्चर को। इनकरेज को किस किस बारे में बोलेंगे, एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ फ्लूइड देंगे पर डे। उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज द प्रॉब्लम रिलेटेड द हाइपर कैल्शियमिया, हाइपर यूरिसेमिया, प्रोटीनूरिया, एंड encourage the additional fluid. Monitor for the sign of the kidney failure. Collect the 24 hours urine as the prescribed. Administer the IV fluid and the diuretic as prescribed to increase the renal excretion of the calcium. Administer of the blood transfusion. Administer of the analgesic
एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब फॉर द इन्फेक्शन के लिए। चलिए लास्ट, एडमिनिस्टर क्या करेंगे, बाय फॉस्फोनेट देंगे, यह मेडिकेशन का नाम याद रखना स्टूडेंट। कौन सी रहेगी, बाय फॉस्फोनेट मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब टू स्लो द बोन डैमेज। इसकी वजह से क्या होगा, बोन डैमेज स्लो स्लो होगा एंड द रिड्यूस द पेन एंड द रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर, पेन को रिड्यूस कर हो सकता है एंड द लास्ट वन इज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर भी क्या हो जाएगा, काम हो सकता है। तो पता चला आज के लेक्चर में बायोफॉस्फेनेट ये ड्रग का नाम है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आज के लिए हम इतना ही। आई होप आज के लेक्चरों का मैं आपको सबको पता चला होगा और मैंने ऑलमोस्ट कैंसर के सारे टॉपिक पढ़ा लिए, फिर भी 5-6 टॉपिक अभी बाकी है। लेकिन आपको भी अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, बाय बाय।